नमस्कार दोस्तों, मैं अरुणेश मिश्रा स्वागत करता हूं आप सभी का मेरे आज के सेशन में। जैसा कि आपको पता है कि हम छत्रपति शिवाजी महाराज के उत्तराधिकारियों के बारे में बात कर रहे थे और लास्ट लेक्चर में हमने राजा राम के बारे में समझा था। तो आज उनके आगे की बात करना है हमें, तो चलिए शुरू करते हैं। जैसा कि आपको पता है कि जब राजा राम की मृत्यु हुई थी तो वो कोई ज्यादा उम्र के तो थे नहीं, वो मात्र 30 वर्ष के थे। तो इस स्थिति में उनके पुत्र भी कोई ज्यादा उम्र के तो होंगे नहीं। तो जब राजा राम की मृत्यु हुई 1700 में, तो जो राजा राम की पत्नी थी ताराबाई, वो ताराबाई तुरंत एक्शन में आती है और अपने अल्पवयस्क पुत्र, जो मात्र 4 वर्ष का था, जिसका नाम शिवाजी द्वितीय था, उसका राज्याभिषेक करवा देती हैं और स्वयं शिवाजी द्वितीय के संरक्षिका के रूप में सत्ता में आती हैं और राजपाट देखना चालू करती हैं। और ये तब तक सत्ता पर बनी रहती हैं जब तक मुगलों को कैद से शाहू जी को छोड़ नहीं दिया जाता। तो शिवाजी द्वितीय का कार्यकाल 1700 से 1707 ईस्वी तक चलता है तथा शिवाजी द्वितीय के संरक्षिका के तौर पर ताराबाई शासन देखती हैं। अब जो राजा बनते हैं शिवाजी द्वितीय, लेकिन वो तो मात्र 4 वर्ष के हैं। तो ताराबाई स्वयं कार्यभार संभालते हुए शिवाजी द्वितीय के संरक्षिका के तौर पर उभरती हैं और अब जो मुगल हैं वो ताराबाई को महिला जान फायदा उठाना चाहते हैं कि ये तो महिला है, ये क्या कर लेगी। और राजा राम की मृत्यु हो चुकी है और 4 वर्ष के पुत्र को उन्होंने गद्दी पर बैठा दिया है, इनसे तो कुछ ना हो पाएगा, ऐसा मुगलों का सोचना होता है। लेकिन उनका सोचना बिल्कुल गलत साबित होता है। ताराबाई बहुत ही ज्यादा हिम्मती महिला थी और बहुत ही सूझबूझ से वो काम लिया करती थी और इन्हीं के प्रयासों से मराठा पुनः सशक्त होते हैं। तो जो मराठों की शक्ति थी वह ताराबाई के नेतृत्व में पुनः जागृत होती है और उन्हीं के नेतृत्व में मराठा ने पन्हाला सिंहगढ़ आदि किलों पर पुनः कब्जा कर लिया और सूरत व भड़ौच में लूट की और बहुत सारे पहले के क्षेत्र जो मुगल के अधिकार में चले गए थे उनको फिर से मराठा जीतना चालू कर देते हैं और दक्षिण कर्नाटक में ताराबाई का प्रभाव बढ़ता चला जाता है। इस प्रकार से ताराबाई मुगलों के दांत खट्टे कर देती हैं और मुगलों को किसी भी प्रकार की यहाँ कोई सफलता प्राप्त नहीं होती है। ताराबाई संरक्षिका के तौर पर महिला होते हुए भी बहुत ही बेहतरीन ढंग से शासन करती हैं और मराठों को पुनः एक साथ ले आती हैं, मराठों को पुनः सशक्त करने का प्रयास करती हैं। इसी समय जो औरंगजेब है वो दक्कन में ही बैठा होता है और वह पूर्ण रूप से मराठों को पूरी तरह से नष्ट करना चाहता है। वह मराठों को जड़ से उखाड़ फेंकने के पीछे लगा होता है और इसी बीच इसकी डेथ हो जाती है। और इसी पर मुझे यह लाइन पढ़ने को मिली जो मैं आपके सामने रखता हूं कि मराठों की बढ़ती हुई शक्ति रूपी विपत्ति का सामना करते हुए मराठों के समूल नाश का स्वप्न लिए औरंगजेब ने मार्च 1707 ईस्वी में अहमदनगर में दम तोड़ दिया। जो मराठे थे उनकी शक्ति दिन ब दिन बढ़ती ही जा रही थी और यही निरंतर बढ़ती हुई शक्ति मराठों के लिए एक बहुत बड़ी चुनौती थी और बहुत बड़ी समस्या थी और इस समस्या को पूरी तरह से खत्म करने का औरंगजेब स्वप्न लेकर बैठा रहता है और वह सिद्ध नहीं हो पाता और यही स्वप्न लिए औरंगजेब 1707 में मर जाता है। और 1707 में औरंगजेब की मृत्यु के पश्चात परिस्थितियां चेंज होती हैं और मुगल मराठा संबंधों में नए अध्याय का आरंभ होता है तथा शिवाजी द्वितीय का कार्यकाल वास्तविक शासक के रूप में खत्म होता है। जो 1700 से 1707 का दौर था वह मराठा स्वतंत्रता संघर्ष के नाम से भी जाना जाता है और खफी खां जैसे इतिहासकार द्वारा भी ताराबाई की बहुत ही अत्यधिक प्रशंसा की गई है। अगले लेक्चर में हम देखेंगे कैसे शिवाजी द्वितीय तथा ताराबाई का पतन होता है और कैसे साहू जी अगले शासक बनते हैं। इनसे कोई खास प्रश्न नहीं बनते, इसलिए हमें इनके बारे में ज्यादा और नहीं देखना है। आई होप आपको सब समझ आया होगा। जाते जाते 4 लाइन आपके लिए मैं ये बता दूं कि ये लाइन मेरे द्वारा नहीं लिखी गई है और मैंने भी कहीं पढ़ा है इसे कि बिन घुंघरू पायल में झनकार नहीं होती, बिन घिसे तलवार में धार नहीं होती,
कहते हैं आसमां की कोई दीवार नहीं होती और कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। इन्हीं पंक्तियों के साथ आपसे विदा लेता हूं। बने रहिए मेरे साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।